जो सनातन धर्म को कैंसर कहता है वो कैसा कैंसर है, क्योंकि आज तक ये भाषा में जकड़ी हुई थी, क्योंकि इसकी जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी वो तमिल में हो रही थी। अब लोगों को समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। पहली बार ये इशू जो है सुप्रीम कोर्ट गया है, बट ये जो स्टेटमेंट इशू हुआ है, इट इज नॉट इवन एज बैड एज द स्टेटमेंट्स दैट हैव बीन इशूड इन द पास्ट। इससे भी घटिया स्टेटमेंट्स इशू किए गए हैं। श्री राम की मूर्ति को चप्पल माला के साथ पहना के, मतलब उसका एक ये व्हाट इज दिस, दे डू अ शोभा यात्रा विद दैट, द वर्स्ट ऑफ टर्म्स बीइंग यूज्ड फॉर सीता माता। इवन पाकिस्तानीज may have not used it. That's the kind of language that is being used. तमिलनाडु का बता रहे हैं। Yes. ये एक होम ग्रोन कैंसर है, ये एक होम ग्रोन वायरस है। इसका सफाया और मिटना जरूरी है भारत के लिए। और आप पड़ोस की राज्य का कह रहे थे, जब वो चीजें होनी शुरू हुई तो मैंने देखा उसका इफेक्ट इधर नॉर्थ में था कि लोग रामचरितमानस को गालियां देना शुरू कर रहे थे। Exactly. From Samajwadi Party and other places. So please understand, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। After all, they are all members of perhaps the same alliance. तो एक दूसरे से बात तो कर रहे होंगे कि we'll launch a common attack. बट इसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं निकला। लेट्स सी कि इलेक्शन में इसका नतीजा क्या निकलेगा। क्या किसी और धर्म के बारे में कोई ये कह सकता था, और उसके बाद क्या ये कॉन्फिडेंटली इलेक्शन में खड़ा हो सकता था? उसके नतीजे क्या होते अगर आप किसी और धर्म के बारे में बात करते हैं? आई वोंट यूज द वर्ड धर्म बिकॉज धर्म इज ओनली फॉर हिंदुत्व, लेट्स से रिलीजन। ओके, हाउ इज इट दैट समवन कैन स्प्यू दिस काइंड ऑफ वेनम एंड पॉइजन और जहर आपके धर्म के खिलाफ, और वो कॉन्फिडेंटली फिर भी चुनाव में खड़ा हो सकता है? ये सवाल हिंदू समाज को कर लेना चाहिए। हमने हिंदुत्व की, हिंदू धर्म की इतनी बात की, थोड़ा सा आप अगर जिहाद का कॉन्सेप्ट समझाएं, और अभी तो इस इलेक्शन में हमने वोट जिहाद भी सुन लिया, ये क्या इस देश के लिए कोई खतरा है? आई थिंक द टर्म इज बीइंग यूज्ड लूजली। आई विल सिंपली से कि एक स्पेसिफिक माइंडसेट है जिसने एक निर्णय ले लिया है कि ये भारत के हित के कौन से साइड पे है, एंड वो जो माइंडसेट है, इट इज अटैकिंग द मूल आइडेंटिटी ऑफ दिस कंट्री इन सेवरल वेज। रियल एस्टेट, राइट्स ऑफ विमेन, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक स्पेसेस, एंड इसका जो फैलाव है थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा हो रहा है। इफ यू रीड माई सेकेंड बुक, एंड मैं उसकी बिक्री बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, आई एम सेइंग दैट द सिचुएशन ऑफ 2020s इज वेरी क्लोज टू द सिचुएशन ऑफ 1920s। क्योंकि तब हो क्या रहा था, उन प्रदेशों में जहां पे एक स्पेसिफिक माइंडसेट की तादाद अगर ज्यादा हो रही थी तो उसके साथ तनाव भी ज्यादा हो रहा था, एंड खिलाफत के दौर पे पूरी तरह से ये माइंडसेट खुल के बाहर आ चुका था, और वहां से 25 साल भी नहीं लगे बंटवारे के लिए। तो अगर मैं ये मान लूं कि आज हम खिलाफत 2.0 के कगार पे हैं, तो 2047 में क्या होगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि अमृतकाल होगा, मैं कह रहा हूं कि उसके पहले मंथन होगा, और उसमें से कितना विष निकलेगा और कितना अमृत निकलेगा वो देखना पड़ेगा। और इस बार जो विष निकलेगा, इसका पान कौन करेगा, कौन नीलकंठ बनेगा, ये देखना बाकी है। मतलब अगर सिचुएशन न संभाला गई तो भारत का फिर बंटवारा होगा? मैं उतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं दूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि आंतरिक तनाव ज्यादा होंगे, और जब आंतरिक तनाव ज्यादा होते हैं तो बाहर हमारे जो पीसफुल पड़ोसी हैं वो भी उसका साथ देंगे। तो विच इज वाई मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब तक भारत की जो कोर आइडेंटिटी है जो सशक्त नहीं हो जाती है और अपने आप को पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली असर्ट नहीं करती है, लोगों को ये कहते हुए कि आई विल प्रोटेक्ट एवरीवन, जो मेरे विरुद्ध नहीं है, वो पोजीशन आप ठीक से ले लीजिए, तब जाके आप निर्णय ले पाएंगे। लेकिन आपके अंदर ये सर्वधर्म वड़ा पाव जो हमेशा मतलब बनता रहता है, वो आपको एक डिसीजन लेने नहीं देगा, क्योंकि आपके अंदर इतनी कंफ्यूजन भरी हुई है कि आपके पास क्लैरिटी नाम की चीज है ही नहीं।
क्लैरिटी तब होगी जब आपको समझ में आता है कि आप हैं कौन, आपकी पहचान क्या है, आपका परिचय क्या है, आप कहाँ से आते हैं।